ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, शानवांग फैमिली। सो आज ईवो का बर्थडे है, तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ईवो। दुनिया की हर खुशी उनको मिले। पार्ट 8 में हम लोगों ने देखा कि कैसे गलतफहमी की वजह से जहान ने ईवो को अपने से दूर होने का बात कही थी, लेकिन ईवो किसी की बात माने तो ना। कॉलेज से निकलने के बाद जब जहान और चेंग दोनों घर के लिए आ चुके थे, घर आने के बाद जहान को किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी को देखते हुए जहान चेंग को इशारा करता है, चेंग भी समझ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। इधर जहान कॉल पर था। कॉल पर वो गुस्से से चिल्ला रहा था, मानो किसी को अगर वो इंसान सामने हो तो उसे गोली मार दे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन जहान कहता है, ठीक है, उन लोगों को वही रोको, मैं अभी वही आ रहा हूँ। सामने वाला इंसान कहता है, लेकिन बॉस, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, उसे बांध कर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी चेंग अंदर से फिर से बाहर आता है और कहता है, भाई, माँ आपको बुला रही है। चेंग की बातों को सुनते हुए जहान कहता है, माँ से कहो कि मैं ज़रूरी काम से 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो उनसे कहो कि मैं आने के बाद उनसे बात करूँगा। चेंग कहता है, लेकिन भाई। जहान की आंखों को देखते हुए चेंग आगे कुछ नहीं कहता और सीधा अंदर चला जाता है। जहान अपने कार में फिर से बैठ जाता है और अंदर बैठने के बाद तेज़ी रफ्तार के साथ कार सड़कों पर थी और कहीं दूर सुनसान जगह पर जा रही थी। जहान को भी पता नहीं था कि वो कितने रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ सड़कों पे था और तेज़ी के साथ वो गाड़ी चला रहा था। कार सिर्फ 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच चुकी थी। उस जगह पर पहुँचने के बाद वहाँ पर एक चॉपर मौजूद था, जिसके अंदर जहान बैठ जाता है और वो उड़ान भरता है। साथ ही जहान किसी को कॉल कर बताता है कि वो यहाँ पर संभाले वाला इंसान जल्दी से हाँ कहता है और जहान फ़ोन काट देता है, क्योंकि उसे पता था वो जिस इंसान से बात कर रहा था वो उसका अपना आधा हिस्सा ही समझता था। जितना जहान क्रूर था उससे भी ज़्यादा सामने वाला इंसान क्रूर था। वो मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। जहान सोच ही रहा था कि आखिर ये सब किसकी हरकतें हो सकती है। तभी चॉपर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और एक आइलैंड पे जाकर वो रुकता है और वहाँ उतरता है। वहाँ पर जहान के लिए एक आलीशान कार खड़ी थी, जिसके अंदर जहान बैठता है। कार तेज़ी के साथ एक बड़े से मेंशन में, जहाँ एक महल ही कह सकते हैं, खूबसूरत से और बहुत ही सुंदर से उसके गार्डन्स को और फूलों से भरा हुआ था। बीचों बीच एक बड़ा सा सुंदर सा महल था, जिसके अंदर जहान एक राजकुमार के जैसे अंदर जा रहा था, जहाँ पर उसे प्रिंस कह के सब लोग बुला रहे थे। सबकी बातों को सुनते हुए जहान बस उन्हें नोट करता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। जहान महल के अंदर आने के बाद किसी को ग्रीट करता है और कहता है, दादी, क्या आप ठीक है? सामने वाली औरत जहान को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे मार सके। जहान कहता है, लेकिन दादी, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। आखिर आप मेरी इकलौती स्वीट हार्ट हो और मैं अपनी स्वीट हार्ट को कैसे भला कुछ होने दे सकता हो? दादी ज़ोर से हंसती है और कहती है, ओह, तुम नहीं सुधरोगी। तुमने ये फ्लर्टिंग अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ करनी चाहिए। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और इस बूढ़ी दादी को तो बुलाया भी नहीं। मैं अपनी पोती की शादी को देखना चाहती थी। जान कहते हैं, ओ दादी, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ आपको बुलाने का मौका तक नहीं मिला। से मैंने सुना है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मुझे उससे मिलाना नहीं चाहोगे? जहान कहता है, दादी, आपको पता है सब बातें, फिर भी आप मुझे मेरी टांग खींचने पर तुली हुई हो।
आपको ये भी तो पता है कि मैंने किस हालात में और किस मजबूरी में वो शादी की है। दादी कहती है, ओहो, भूलकर भी ऐसी बातें मत कहना, ठीक है। और हाँ, हमारे राजवंश में ये सब बातें नहीं की जाती। एक बार शादी करने के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। जहान कहता है, क्या आपको पता भी है मेरी शादी किसके साथ हुई है? दादी कहती है, हाँ, लैन परिवार में हुई है ना। जहान कहते हैं, हाँ दादी, लेकिन मेरी शादी उनकी बेटी से नहीं बल्कि बेटे से हुई है। अब उन्हीं की बारी दादी की थी। दादी कहती, व्हाट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने एक लड़के के साथ शादी की है? जान कहते, हाँ, और ये गलती से हुआ दादी। वो लड़का अपनी बहन को बचाने के चक्कर में खुद ही ब्राइड बनकर मेरे पास आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। दादी कहती, ओ भगवान, ये क्या हो गया? अब तुम्हारी शादी मैं दूसरी कैसे करवा सकती हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी शादी सच में नहीं होती। जान जान कहता है, क्या दादी, अब मुझे ज़िंदगी भर एक लड़के के साथ रहना पड़ेगा? दादी हंसती है और कहती है, कोई चिंता नहीं, मेरे पास इसका सलूशन है। जान कहता है, लेकिन मुझे उस लड़के के साथ नहीं रहना। मैं उसके साथ ना ही प्यार करता हूँ और ना ही मुझे उसके साथ कुछ पसंद है, और वो तो एक नंबर का ठरकी है। इतना ही नहीं, वो सारे लड़कियों को घुमाते फिरता है। उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है। आज भी वो उसी के साथ घूम रहा था। दादी सब कुछ सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। जान देखता है और कहता है, दादी, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं कितना दुखी हूँ पता है? दादी कहती है, तुम दुखी क्यों हो भला? गर्लफ्रेंड उसकी मज़े वो कर रहा है और तुम दुखी क्यों हो? जान कहता है, पता नहीं दादी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जान की दादी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? जान कहता है, व्हाट, नहीं, एक दिन में भला कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? हम तो बस एक दो दिन ही हैं जो हमें मिले हुए हैं। की बातें जारी ही थी, तभी एक इंसान आता है और कहता है, प्रिंस, अगर आपकी इजाज़त हो तो जल्दी से आप उस काम के लिए आए हैं वो करें। जान कहते हैं, ओ दादी, आपके चक्कर में तो भूल ही गया था। तभी जान खड़ा होता है और उसके साथ चला जाता है। दादी कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। अपने मन में जान के पीछे को देखते हुए अपने दिल में सोच रही थी। जान वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद एक अंधेरे कमरे में जान को जाते हुए देखा जाता है। जान उस कमरे के अंदर एंट्री करता है और एक धीमी सी लाइट चालू करता है, जहाँ पर दो लोग अधमरा हालत में बंधे पड़े थे। उनकी पूरी खाल नोच डाली थी। मार मार के उनके पूरे शरीर से खून बहे जा रहा था। उन लोगों को फिर भी अपनी सच्चाई कबूल नहीं की। तब जान आता है और सीधा अपने हाथ में एक नाइफ लेता है और उस इंसान की उंगलियां काट देता है। वो इंसान दर्द से चीख पड़ता है और कहता है, नहीं, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे मारो मत, मुझे मरना नहीं है। जान कहता है, इतना ही अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो अपनी सच्चाई बता दो। आखिर किन लोगों ने मेरे माँ बाप को मार डाला? इतने सालों से मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उन लोगों का पता नहीं चल रहा। क्या तुम मुझे बताओगे या अभी के अभी तुम्हें यही मरना है? वो इंसान जो दर्द से चीख रहा था वो कहता है, हाँ, मैं आप लोगों को बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के बाद भी मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि वो लोग भी उतने ही खतरनाक है जितने कि आप लोग। क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के माता पिता की मृत्यु का कारण क्या था? जान कहता है, नहीं, हमें नहीं पता। तो इंसान कहता है, पहले आप अपने माँ बाप के मरने का कारण ढूंढो, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगा। तब तक मैं अपना मुंह नहीं खोल सकता जब तक आपको उन हकीकत की पहचान नहीं हो सकती। इंसान कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या मैं नहीं जानता कि मेरे माता पिता क्या करते हैं? वो इंसान कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते थे। तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, लेकिन एक बहुत ही
खतरनाक एक ड्रग्स बना रही थी जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता था। वो ड्रग्स अगर मार्केट में आ जाता है तो कोई भी इंसान जल्दी से ठीक हो सकता था, उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक होती थी। इसके विपरीत तुम्हारे पिता एक ऐसा वेपन बना रहे थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आखिर वो क्या बना रहे थे इस बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इन बातों की खबर कुछ लोगों के पास जा चुकी थी। उनमें से वो परिवार भी थे जो आपके माता पिता के सबसे करीबी थे, लेकिन उन्होंने ही उनके बारे में सारी जानकारी निकाल कर उन लोगों तक पहुंचा दी जिन के बारे में सब लोग डरते हैं। हमें भी उन्हीं लोगों ने मारने के बारे में बताया था और उन्होंने बहुत पैसे भी दिए थे, जिस वजह से हम लोगों ने आपके माता पिता को मार डाला। लेकिन उन लोगों ने अपनी पूरी पहचान पूरी तरीके से छुपाई थी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपके परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके माता पिता के बहुत करीब था, और वही इंसान ने आपके माता पिता को धोखा दिया था और उनकी सारी जानकारी देने के बारे में सोचा था। लेकिन आपके माता पिता इतने शातिर थे कि आपके माता पिता ने पूरी जानकारी हाइड करके रखी थी। पूरा कमरा और पूरा घर छानने के बावजूद उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। वो बहुत ही ढूंढ रहे थे, अभी भी वो आपके घर पर जाकर ढूंढते हैं। हम लोग भी यही कर रहे थे, लेकिन हमें आज तक वो जानकारी और वो मिला ही नहीं। आखिर आपके माता पिता ने वो सब कहाँ रखा है, क्या आपको पता है? जाकर उन्हें ढूंढिए, आपको वही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जान बस इतना सुनता है और उस इंसान को मार डालता है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की थी। तो जान भला उन्हें क्यों बख्शता, जान भी उन्हें मार डालता है। उसी के साइड में जो दूसरा इंसान था वो देखकर इतना घबरा चुका था कि उसके तो हार्ट अटैक आकर ही वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। जहान कमरे से बाहर आता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। अपने पूरे कपड़े उतार कर शावर के नीचे खड़ा होता है और उसके शरीर पर चलने वाली शावर के पानी को अपने ऊपर बदन से नीचे जाने देता है, मानो उसकी गर्माहट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जो उसका गुस्सा था अब तक उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे इतने सालों में अभी तक उसके माता पिता के खूनी के बारे में पता नहीं था। कौन है वो, ऐसे सोचते हुए वो वही दीवार पर अपनी मुट्ठी को मार देता है। उसके हाथों से खून बह जा रहा था, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो बस उसे पानी के अंदर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो इतने सालों से वो अपने दिल में दबा पड़ा था। आज उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन शावर के नीचे ये केक कोई भी कभी देख नहीं सकता था और ना ही महसूस कर सकता था। जान जो अपना दिल ही दिल में दिल के दर्द को कभी किसी के सामने नहीं आने देता था। ऊपर से उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता ऐसी कौन सी दवाई या फिर ऐसा कौन सा वेपन बनाने में लगे थे जो पूरी दुनिया में के लिए खतरा हो सकता था। फिर भी वो लोग क्यों बना रहे थे और किसके लिए बना रहे थे? जान का सर दर्द से फटा पड़ा रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन सवालों के जवाब ढूंढे तो ढूंढे कैसे। अपने आँखों को बंद किए अपने पानी शरीर पे ऊपर पानी चलते हुए महसूस करते हुए वो सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि सपने में वो बार बार एक कमरे में रहता था। आखिर वो कमरा, हाँ ये वही है, वो सोचता है। तब जहान अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से कमरे से बाहर आता है। वहाँ पर उसकी दादी आई हुई थी। बाथरूम में बाहर जल्दी से निकलते हुए जान को देखते हुए कहती है, बेटा क्या हुआ, क्या कोई बात है? जान कहता है, हाँ दादी, मुझे आज कुछ ऐसी सच्चाई पता चली है जो मैं इतने सालों से अपने आप में ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जवाब मेरे पास होने के बावजूद भी मैं उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था
जो इतने सालों से मैं ढूंढ रहा था। दादी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है जान? जान कहता है, दादी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। जान की दादी उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, अभी नहीं, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें समझ में नहीं आता? जान कहता है, दादी। दादी कहते हैं, बस कुछ नहीं सुनना चाहती, बस अपना खाना खाओ और बाद में सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। जान कहता है, दादी मुझे घर भी तो जाना है। दादी कहती है, तुमने चेंग को ये बात तो कही है ना कि तुम 2 दिनों तक नहीं आओगे, तो तुमने इतना कहने के बाद अब जा क्यों रहे हो? आखिर दादी के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता और आए हो तो जाने की बात कह रहे हो। जहान कहता है, दादी लेकिन मुझे कुछ। दादी कहती है, मैंने कहा ना, खाना खा के सो जाओ, कल बात करते हैं, ओके? गुड नाइट, अब मेरा वक्त हो चुका है, मेरी दवाई खाने का वक्त हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ। जान की बातों को इग्नोर करते हुए दादी चली जाती है। चेंग को कॉल कर कर जान बताता है कि वो शायद कल नहीं आ पाएगा, उसे और 2 दिन लग सकते हैं। चेंग कहता है, भाई आप कहाँ हो? जान कहता है, मैं ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ, तो मेरी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। चेंग कहता है, आप हमारी चिंता मत करो भाई, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? दोनों बात करते, थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। जान भी जाकर सो जाता है। जान करीबन 4 दिनों तक बाहर रहा था और उसके बाद जब घर वापस आता है तो चेंग कहता है, भाई आपने तो सिर्फ 2 दिन कहा था और आप 4 दिनों के बाद घर पर आ रहे हो। जान पूरी तरीके से थक चुका था, उसने इतना थकान कभी महसूस नहीं की थी जितना आज वो थका हुआ था। जान अपने कमरे में बिना कुछ कहे ही चला जाता है। चेंग को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन चेंग भला क्या कर सकता है? उसने देखा था कि जान पूरी तरीके से थक चुका था। जान कमरे के अंदर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह डोर पर नॉक करते हुए मैम कहती है, जान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जान की पूरी तरीके से अब नींद खुल चुकी थी, तो जान डोर ओपन करता है और कहता है, हाँ मैम कहो। जान क्या मैं तुम्हें साथ अकेले में कुछ बात कर सकती हो? जान कहते हैं, हाँ कहो, क्या ज़रूरी बात है? जान साइड में हो जाता है। मैम्या अंदर आती है। मैम्या और जान कुछ देर के लिए बातें करते हैं और बाद में मैम्या वहाँ से चली जाती है। जान के साथ बात करने के बाद मैम्या मुस्कुराते हुए बाहर आती है। चेंग इन बातों को नोटिस कर रहा था। जान कहता है, क्या हुआ, क्या कोई बात है? चेंग कहता है, भाई क्या आप दोनों? चेंग के बातों को सुनते हुए जान उसके सिर पर टैप करता है और कहता है, कुछ भी बातों को सोचो मत, बस शांत रहो। और हाँ, मुझे कुछ काम है और मैं साथ चलो, हम कहीं जाने वाले हैं। चेंग को लेकर जान एक बहुत ही सुंदर से होटल में चले जाते हैं। वहाँ के मैनेजर से बात करते हुए जान कुछ अरेंजमेंट करने के बारे में बताता है। ये किसके बारे में थी ये किसी को नहीं पता। चेंग को देखकर कहता है, सब लोगों को रेडी रहने के लिए कहो, शाम को हमें यहाँ आना है। चेंग कहता है, जान गो, क्या किसी के लिए पार्टी की अरेंजमेंट की है? जान कहता है, बस देखते जाओ। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैम्या किसी को कॉल कर कर कहती है, भाई भाई जल्दी आओ। अब शाम का वक्त हो चुका था, सब होटल में वहाँ पर थे। होटल के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा था और एक इंसान दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आता है, जो पूरा तरीके से पसीने से लथपथ था, मानो वो एक रेस करके आया हो। तभी वो इंसान अंदर आता है और देखता है, अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसके आने के साथ एक रोशनी उसके सामने आती है, मानो वो रोशनी उस इंसान को रास्ता दिखा रही हो। वो रोते रोते अंदर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तेरा मैम्या तुम कहाँ हो? मैम्या जल्दी से बाहर आओ। तभी जल एक ज़ोरदार सब लोग हंसते हैं और क्लैपिंग के साथ हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग वहाँ पर सुनाई देता है। सब लोगों की आवाज़ सुनते हुए लाइट्स
ऑन हो जाती है और सब तरफ रोशनी ही रोशनी थी। हर तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया हुआ एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ पर बहुत से लोग वहाँ खड़े थे और उस इंसान को देख रहे थे जो कुछ देर पहले रो रहा था। उसकी आँख को वहाँ पर देखते हुए वो इंसान कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है और ये क्या है। सब लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मैं आगे जाती है और कहती है, ब्रदर हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वांगजी ब्रदर। सब लोग आते हैं। सिचन भी वांगजी के पास जाता है और वांगजी के फोrehead पर किस करता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल ब्रदर। वांगजी शांत हो चुका था, लेकिन उसकी नज़र किसी और के ऊपर ठहरी हुई थी, जो और कोई नहीं जान था। जान आगे आते हुए उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एक बुके देते हुए उसे कहता है हैप्पी बर्थडे। बस एक छोटा सा गिफ्ट वांगजी के हाथ में थमा देता है, लेकिन वांगजी उस गिफ्ट को लेकर अपने पॉकेट में डाल लेता है। सिचन ये बातों को नोटिस कर रहा था कि वांगजी ने बस जान का गिफ्ट ही अपने पॉकेट में डाल कर रखा था, बाकियों का गिफ्ट उसने नहीं लिया था। जान ने एक वेटर से कहकर नोट किया। वेटर ने भी नोट किया और जल्दी से जाकर वांगजी से कुछ कहा। वांगजी ने भी नोट किया और उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी ही देर में वांगजी एक बेहद ही खूबसूरत कलर के टक्सिडो में पहने हुए एक खूबसूरत सा इंसान वहाँ आता है, जो और कोई नहीं वांगजी था। उसका बर्थडे था, तो स्पेशल जान ने ही उसके लिए ड्रेस सूट को सिलेक्ट किया हुआ था। वांगजी उसमें बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। जान भी उसे कुछ देर के लिए यूं ही देखता ही रह जाता है। वहाँ की लड़कियाँ तो बस चिल्ला ही जा ही रही थी। जान को इन बातों को सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी मैम वांगजी के पास जाती है और कहती है, वाह भाई, आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रहे हो। मैम की बातों को सुनते हुए वांगजी अपनी बड़ी आंखों से देखने लगता है और आगे कुछ नहीं कहता, बस मैम के साथ वहाँ पर चला जाता है। थोड़े ही देर में वेटर एक बड़े से केक के साथ वहाँ आता है। सब लोग खड़े थे और वांगजी केक कट रहा था। बर्थडे सॉन्ग गाया जाता है और केक कट हो जाता है। वांगजी केक कट का होने के बाद सीधा जान को खिला देता है। जान भी शौक था, क्योंकि उसने अपने भाई बहनों के अलावा जान को फर्स्ट केक खिला दिया था। वहाँ पर सब लोग हुटिंग करने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। साथ में अब सॉन्ग स्टार्ट हो चुका था। जान का हाथ पकड़ते हुए वांगजी खींच लेता है और उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। दोनों एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक बहुत खूबसूरत सा डांस करते हैं। सब लोग उनके लिए हुटिंग और क्लैपिंग करे जा रहे थे। दोनों का सॉन्ग और डांस देखकर सब लोग बहुत खुश थे। सब लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये एक कपल है। सब लोग बहुत ही खुश थे। पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। जान डांस होने के बाद वहाँ से चला जाता है। वांगजी को यह अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी ही देर में पार्टी ख़त्म हो जाती है। सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी बिना कुछ कहे ही सीधा जान के साथ उसके सीट पर बैठ जाता है। मैम उसके पीछे वाले सीट पर बैठी हुई थी। उस पार्टी में वेनकिंग नहीं आई हुई थी, क्योंकि वो अभी भी घायल थी और उसे शायद होश भी आया नहीं था, क्योंकि बहुत खून लॉस होने की वजह से वो कमज़ोर थी और जिस वजह से उसे होश अब तक आया नहीं था, तो वेंचिंग वहाँ पर नहीं थी। पूरे रास्ते के दौरान जान ने एक शब्द भी वांगजी से कहा नहीं था। वांगजी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 4 दिन हो चुके थे उसने इस इंसान को देखा नहीं था। बिना कहे ही उस इंसान की याद उसे सताए जा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत याद आती थी। जान तेज़ी के साथ कार ड्राइव करता है और घर चला जाता है। घर आने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं,
तो वांगजी जान के कमरे पे जाने ही वाला था कि जान उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने दिलरुबा के पास चले जाओ, वो तुम्हारी याद कर रही होगी ना, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था, तुम मेरे पास क्यों आए, चलो जाओ और गुड नाइट। और उसके मुंह पर ही दरवाजा डोर बंद कर देता है। जान के इन हरकतों को देखते हुए वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जान से कुछ नहीं कह रहा था। तभी जान अपने कमरे में शावर के लिए चला जाता है। उसे पता नहीं था कि डोर लॉक करने के बाद भी कोई इंसान अंदर आ सकता था। जब शावर लेकर अंदर आता है तो अपने रूम्स की सारी लाइट्स को ऑफ करके अपने बेड पर सो जाता है। कुछ आधे घंटे बाद कमरे के खिड़की के अंदर से कोई इंसान अंदर आता है। उसकी शैडो सिर्फ दिखाई दे रही थी। जान को देखकर वो इंसान मुस्कुरा रहा था, मानो उसे अपनी फेवरेट कैंडी मिल चुकी हो। वो शावर के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद वो उस इंसान के पास चला जाता है जो इतने दिनों से वो उसे मिस कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसे उसकी गर्माहट को मिस कर रहा था। जान के पास लेटकर वो इंसान उसकी बाहों में समा जाता है और दोनों एक दूसरे को कटल करके सो जाते हैं। जान को भी पता नहीं था, लेकिन उस गर्माहट को महसूस करते हुए उसे अच्छा लग रहा था। जान और वो इंसान दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। वो इंसान धीरे धीरे करके जान के करीब आता जा रहा था और कोई नहीं, वांगजी ही था। वांगजी ने 4 दिनों से जान को देखा नहीं था, तो उसे बहुत मिस कर रहा था और उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्यों आखिर जान को इतना मिस कर रहा था। जान के लिप्स को देखते हुए वांगजी उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और दोनों सो जाते हैं। जान को पता नहीं था कि उसके पास कौन है। जान भी एक बहुत ही अपनी नींद में ही मुस्कुराते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, तो जान जो अपनी सपनों की दुनिया में था, उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा था। उसे लगता है कि उसके मुंह में कोई फेवरेट कैंडी हो, वो उसे चूसे ही जा रहा था। आखिर क्या होगा जान का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडी को वो सुबह सुबह खा रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।